हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। 1971 में भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को टाला जा सके। वो ये कोशिश कर रहा था कि जो उसका सियासी संकट है उसका समाधान वो अपने देश के भीतर ही अपने नागरिकों के साथ ढूंढ ले। लेकिन पाकिस्तान ने ये करना तो दूर, उसने तो भारत की सीमा में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। और उस समय भारत को तैयार रहना जरूरी था, यानी कि हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास किए युद्ध को टालने के लिए, लेकिन युद्ध की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए जिस दिन पाकिस्तान ने हमारे पश्चिमी सीमा से लगते हुए अलग अलग एयर बेसेस को बॉम्ब किया, उस समय हिंदुस्तान ने पूर्वी मोर्चे को पूरी तरीके से खोल दिया। आज हम आपको युद्ध के पहले दिन की लड़ाई की वो कहानी सुनाते हैं जहां ईस्टर्न सेक्टर में इकलौता परमवीर चक्र मिला। पहला वार सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे निर्णायक भी। बैटल ऑफ गंगा सागर एक काफी यूनिक लड़ाई है। सबसे पहले अगर 1971 वॉर के बारे में ही बात करें तो ये सबसे पहला अटैक है जो हुआ। पहला वार युद्ध की दिशा तय करता है। पहला वार ही युद्ध का अंजाम तय करता है। भारतीय सेना द्वारा पहला अटैक था जिसकी सफलता पर पूरा देश और सेना का मनोबल निर्भर करता था। जैसे ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सरहद पर आक्रमण किया, उसी पल भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में ढाका कूच की योजना पर अमल शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी 4 प्रमुख थ्रस्ट लाइन के थ्रू गई थी। 2 कोर, 33 कोर, 101 सब एरिया और 4 कोर। 4 कोर जो अगरतला के रास्ते ईस्टर्न थ्रस्ट से ढाका की तरफ जा रही थी, ये सबसे प्रमुख अटैक था और सबसे छोटा अप्रोच था ढाका के लिए। लक्ष्य एक, लेकिन चौतरफा घेराबंदी के लिए रास्ते अलग अलग। 14 गार्ड्स को जिस रास्ते आगे बढ़ना था वो सबसे छोटा पर सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता था। इस रास्ते की पहली चुनौती थी गंगा सागर पर नियंत्रण। गंगा सागर जो है अखौरा डिफेंसेस का एक मुख्य पार्ट था। उससे तकरीबन 2 किलोमीटर साउथ में ये गंगा सागर जो रेलवे स्टेशन है, इस रास्ते से हम अखौरा के तरफ भी अटैक कर सकते हैं। गंगा सागर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था। गंगा सागर में रेलवे स्टेशन था। ईस्ट पाकिस्तान में रेल यातायात का बेहतर तरीका था क्योंकि सड़कें या ब्रिज सही हालत में नहीं थी। इसके अलावा गंगा सागर से होकर 3 मुख्य इलाकों को सड़कें जाती थी और इसीलिए इस जगह की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने जोरदार बंदोबस्त कर रखे थे। हमको ये ऑब्जेक्टिव जब मिला उससे पहले करीब 10 दिन पहले 19-20 नवंबर की रात को हमारे दस्ते वहां पर अंदर गए। उन्होंने उस एरिया को रेकी करा। उसमें उनको समझ में आ गया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर घर भी होंगे, जहां पर गांव भी होंगे, जहां पर जो उनकी सैनिक, उनकी जो फौज है वो अच्छी बढ़िया अपनी पोजीशंस बना के बैठी होगी, जिसके अंदर से वो आसानी से हमारे ऊपर फायर डाल सकते हैं। ये सब जान लेने के बाद ही जो योजना थी, उस योजना को अंतिम जो हम फाइनल प्रिपरेशन या फाइनल प्लान जो हम आखिरी में कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको उसके अनुसार ही ढाला गया। गंगा सागर में दुश्मन का मुख्य डिफेंस ऊंचाई पर स्थित था। आसपास की जमीन दलदली थी और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए चारों ओर उसने बारूदी सुरंगें बिछाकर रखी थी। 14 गार्ड्स की 2 कंपनियों पर जिम्मा था रेलवे स्टेशन को कैप्चर करने का। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन, अपने चारों ओर बारूदी सुरंग की बाउंड्री बनाकर बैठा दुश्मन, कंक्रीट के बंकरों में छिप छिप कर बैठा दुश्मन,
स्थिति बहुत विकट थी, बहुत मुश्किल था यह मुकाबला। लेकिन यहां 14 गार्ड्स के बारे में हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं। दरअसल इस बटालियन को जब रेज किया गया था तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था काउंटर इंसर्जेंसी। युद्ध से केवल 8 महीने पहले अप्रैल 1971 में 14 गार्ड्स को इन्फेंट्री बटालियन में तब्दील किया गया था। बटालियन अपनी जिम्मेदारी और आने वाले युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए मेहनत में जुट गई ताकि हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर सके। हालांकि एंटी इंसर्जेंसी के किरदार ने उन्हें एक एडवांटेज भी दिया था, वो ये कि वो अपारंपरिक युद्ध शैली से भी वाकिफ थे, जो इस युद्ध में उनके बहुत काम आने वाली थी। नवंबर में इस नई नवेली बटालियन को एक क्रॉस बॉर्डर रेड का दायित्व दिया गया था। नवंबर 1971 में हमें पहला हमको मौका मिला जिसमें कि हमने दुश्मन से रूबरू हुए। उसमें बैटल ऑफ ढलाई, ढलाई अखौरा से 3 किलोमीटर आगे, बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले एक हिल ग्राउंड के ऊपर में एक टी एस्टेट था। इससे पहले यहाँ पे जब रेड किया गया था तो 2 इन्फेंट्री बटालियन सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उसके बाद हमारी बटालियन को सेलेक्ट किया गया था। इसमें हमने अटैक लॉन्च किया और इसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए और 84 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने निस्तनाबूद किया था। 14 गार्ड्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने इस बटालियन पर अधिकारियों का भरोसा बढ़ा दिया। इसीलिए जब युद्ध में कूच का बिगुल बजा तो इन सैनिकों को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। जो टास्क और जो रोल हमें दिया गया था, जिसमें कि रोल हमारा था कि पूरी एक माउंटेन डिव का हमें एडवांस लीड करना था और इसी रोल को करने के लिए 3 टास्क बेसिकली दिए गए थे, जिसमें गंगा सागर कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करते हुए अगरतला अखौरा बामनबरिया रोड को जल्दी से जल्दी अपने एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस के लिए खोलना और साथ ही में दुश्मन के चोमिला अखौरा बामनबरिया रूट को उनके रसद आपूर्ति को बाध्य करना था। गंगा सागर का इलाका जिस तरह का था उसके लिए अपारंपरिक तरीकों के इस्तेमाल की आवश्यकता थी। टारगेट के इर्द गिर्द बहुत अधिक जगह नहीं थी, इसीलिए हमले की दिशा सीमित थी। क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर था, इसीलिए सरप्राइज बनाकर रखना था, यानी तोपखाने का सपोर्ट तब तक मुमकिन नहीं था जब तक हमले की बारी ना आ जाए। इस हमले की तैयारी इतनी गुप्त रखी गई थी कि साथ में जो मुक्ति वाहिनी के योद्धा थे उन्हें भी टारगेट की भनक नहीं लगने दी गई। इसमें सरप्राइज सबसे अहम इंपॉर्टेंस था। अगर सरप्राइज मिलेगा, दुश्मन चौकन्ना नहीं हो पाएगा और इस शॉक एंड ऑ के कारण हम जल्दी से जल्दी दुश्मन पे कैप्चर कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल वी एन चन्ना एक बहुत ही सजे हुए सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने पलटन की ट्रेनिंग, प्लानिंग, मूव, कैसे बंदों को उस एनवायरनमेंट में ट्रेन करना है, इस सब की तैयारी बड़े ही मंझे हुए तरीके से की थी, जिसकी मदद से हमारे बंदे, हमारे जवान पूर्ण रूप से उस एनवायरनमेंट में लड़ाई करने के लिए तैयार थे। 5 घंटे चलने के बाद सैनिक गंगा सागर के दक्षिण में मनियाल नाम की जगह पहुंचे थे। यहां से दुश्मन के इलाके पर बारीक नजर रखी जा सकती थी। सैनिक लगभग पूरा दिन वहीं रहे और दुश्मन की एक एक हरकत को देखते रहे। सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन सबसे जरूरी था यह समझना कि किस इलाके में बारूदी सुरंग नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस के साथ ही माइन फट जाती तो अव्वल तो यह कि सरप्राइज नहीं रहता, दूसरा दुश्मन सामने से देख सकता था और वो चुन चुन कर वार कर सकता था सब पर। तो सैनिकों ने 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन किया और उसमें उन्हें यह ध्यान में आया कि बाकी इलाके तो नहीं, लेकिन हाँ, रेलवे ट्रैक से लगता जो इलाका था वहां पर पाकिस्तानी सामान्य मूवमेंट कर रहे हैं। यानी आगे की तरफ बढ़ना था तो दलदली जमीन से होकर नहीं गुजरना था, उस रेलवे ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ना था। लेकिन इसका सीधा मतलब यह भी था कि दुश्मन देख सकता था। रेल ट्रैक के इर्द गिर्द बारूदी सुरंग नहीं थी, लिहाजा पटरी के 2 ओर से 2 कंपनियां आगे बढ़ी। पटरी की बाईं ओर से ब्रावो कंपनी, जिसके लीडिंग स्काउट थे लांस नायक एल्बर्ट इक्का,
और पटरी की दाईं ओर से अल्फा कंपनी, जिसके लीडिंग स्काउट थे गुलाब सिंह। पटरी जमीन से 8 से 10 फीट ऊपर थी, यानी आगे बढ़ते हुए दोनों कंपनियां एक दूसरे को नहीं देख सकती थी, पर तालमेल बनाए रखने के लिए आई कांटेक्ट जरूरी था। इसीलिए दोनों लीडिंग स्काउट्स ऊपर चल रहे थे और बाकी सैनिक नीचे। गंगा सागर को कैप्चर करने के लिए सरप्राइज अटैक ही मुख्य अहमियत थी। अगर इसको कैप्चर करना था, सरप्राइज के लिए जो डायरेक्शन ऑफ अटैक था, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रेलवे ट्रैक के साथ साथ हमें 2 फाइल के अंदर आगे एडवांस करना था। दुश्मन वहां मजबूती से काबिज था और उसे उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंचकर ही हमला करना था। ठंडी रात के अंधेरे में बगैर किसी आहट के भारत के योद्धा सधे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उस समय सुबह के करीब 3 बजे थे। मुश्किल से स्टेशन से 100 गज की दूरी बची थी कि एक सैनिक का पांव सुरक्षा के लिए लगे ट्रिप वायर पर पड़ा और रोशनी हो गई। पाकिस्तानी सैनिक को हल्का सा संदेह हुआ, तो उसने, जैसे चैलेंजिंग प्रोसीजर होता है फौज में, कोई भी अगर आ रहा हो, ये पहले ये पता करता है कि वो दोस्त है कि दुश्मन, कहीं दोस्त पे गलती से गोली ना चल जाए, तो उसने चैलेंजिंग प्रोसीजर करा। तो उस टाइम पे उसने पूछा, जैसे हमारे यहाँ पूछते हैं, थम कौन आता है? तो उस समय पर अल्बर्ट एक्का का जवाब भली बात ही लोगों को मालूम है कि तेरा बाप आया। और उसके बाद ही जब पाकिस्तानी लोगों को समझ में आया कि ये तो इंडियन आर्मी आ गई है इतना करीब, तब 4:17 पे पहला फायर हमने दुश्मन से ड्रॉ करा। सरप्राइज खत्म हो चुका था। दुश्मन हमारे सैनिकों को देख चुका था। उसने ऊंचाई से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। क्योंकि ट्रैक के अलावा दूसरी जगहों पर बारूदी सुरंग होने की पूरी आशंका थी, सैनिक अपने रास्ते को छोड़ नहीं सकते थे और वहां बिना आड़ के बने रहने का मतलब था दुश्मन की गोलियों का शिकार हो जाना। भारत के शूरवीरों ने पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़े। चंद पलों में गुत्थम गुत्था की लड़ाई छिड़ गई। लांस नायक अल्बर्ट एक्का आगे होने के कारण एलएमजी पोस्ट के ऊपर धावा बोल देते हैं और एलएमजी पोस्ट के अंदर पहुंच करके और दोनों पाकिस्तानी सोल्जर को, जो सिपाही रैंक के होते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। पर दुश्मन मजबूत डिफेंस के बीच बैठा था। हर तरफ माइंस का जाल बिछा हुआ था। दुश्मन को बाहर निकालने का एक ही रास्ता था कि जहां से जो गैप मिल पाए उसमें से ग्रेनेड भीतर फेंका जाए और जब दुश्मन वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करे तो बाहर खड़े सैनिक संगीनों में लगे नेजे से उन दुश्मनों को एक एक करके खत्म करते जाएं। ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी थी। लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने देखा कि एक एलएमजी पोजीशन से लगातार गोलियां बरस रही हैं। मशीन गन पोजीशन से आती हुई गोलियां आगे बढ़ना मुश्किल कर रही थी। लांस नायक अल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते हुए घायल हो चुके थे, पर वो समझ रहे थे कि गन पोजीशन को खामोश किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पहले मोर्चे वाले अटैक में अल्बर्ट एक्का के पेट में काफी गोलीबारी के कारण काफी वो जख्मी हो गए थे। उनको बताया गया था, ऑप्शन दिया गया था कि आपको हम इवैक्यूएट करें, पर वो इतने जोश और जुनून में थे कि उन्होंने अपनी पर्सनल सेफ्टी की चिंता ना करते हुए आगे बढ़ते रहे। अल्बर्ट एक्का घायल थे, पर उन्होंने इवैक्यूएट होने से इनकार कर दिया। उन्हें एहसास था कि यह पाकिस्तानी सुरक्षा का पहला ही चक्र है जिसे भेदा जा रहा है। तेजी से बढ़ते रहना जरूरी है। वो आगे बढ़ते रहे, जैसे अपने दर्द से ही शक्ति का अभूतपूर्व संचार कर रहे हैं। दुश्मन का काल बनकर वो बढ़ते रहे और उनके साथ बढ़ता रहा हिंदुस्तान का हर शूरवीर, रास्ते में आती हर रुकावट को ध्वस्त करते हुए। आगे एक मचान के ऊपर एक मीडियम मशीन गन पोजीशन थी। उससे लगातार गोलियां बरस रही थी। भारतीय जवान मुकाबला तो कर रहे थे, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने निश्चय किया कि वो उसे निरस्त करेंगे। एक गैप देखकर ग्रेनेड भीतर फेंक दिया।
उस इमारत से लगती एक दीवार थी। लांस नायक इक्का उस पर चढ़ गए। जब इन्होंने ग्रेनेड डाल दिया था, उसके बाद भी जब इन्होंने देखा कि एमएमजी अभी भी फायर कर रही है, तो उन्होंने उस लैडर के जरिए उस मोर्चे को क्लाइम किया और क्लाइम करने के बाद में एमएमजी को बाहर खींचा, उसको नीचे गिराया और अंदर जो बचा हुआ सैनिक था उसको जाके मार कराया। लेकिन इसके बावजूद वहां से गोलियां आती ही रही। लांस नायक एल्बर्ट इक्का को अब तक और गोलियां लग चुकी थी, लेकिन मिशन अधूरा छोड़ना उनकी फितरत नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़कर सीधा मशीन गन को ही दबोच लिया। भीतर तैनात पाकिस्तानी सैनिक को उन्होंने अपनी बेनट से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब तक लांस नायक एल्बर्ट इक्का की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। इस पूरे दौरान में जो पाकिस्तानी सैनिक था उसने और गोलीबारी की, जिसके कारण एल्बर्ट इक्का को और थोड़े से जख्मी हुए। लांस नायक एल्बर्ट इक्का वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान उन्हें भी काफी घाव लगते हैं और परिणाम स्वरूप वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके इस अदम्य साहस और वीरता के कारण हमारे बटालियन को विजय मिल पाता है। गंगा सागर में संग्राम अब भी जारी था। भारतीय आक्रमण की आक्रामकता इतनी थी कि दुश्मन बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसने गोलाबारी भी की, उसने एयर सपोर्ट का इस्तेमाल भी किया, लेकिन भारतीय आक्रमण इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कोई भी चीज उसके काम नहीं आ रही थी। सुबह के 10 बजते बजते पूरा गंगा सागर कॉम्प्लेक्स भारतीय सेना के नियंत्रण में आ चुका था। ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के औपचारिक ऐलान के बाद दुश्मन के लिए ऐसी करारी शिकस्त मनोबल तोड़ने वाली थी। पाकिस्तान के 25 सैनिक इस मोर्चे पर मारे गए। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया और बड़ी तादाद में असलहा कैप्चर किया गया। ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि 14 गार्ड्स के 3 जेसीओ और 10 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे 55 सैनिक घायल हुए थे। लेकिन इस बड़ी कामयाबी ने आगे कई और जीत का रास्ता खोल दिया था। ये यातायात का अहम केंद्र था, पर भारतीय नियंत्रण के बाद पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। सबसे पहले तो हमारी बटालियन के अंदर जोश था। उस टाइम गंगा सागर के विजय के मुख्य साहसी योजना और युद्ध कौशल, तरतीब, गतिशीलता और बहादुर जवानों के अदम साहस के कारण हमने ये लड़ाई जीती थी। लड़ाई में फतेह हासिल करने के बाद में पूरी फॉर्मेशन और इंडियन आर्मी का भरोसा 14 गार्ड पे हो चुका था। 14 गार्ड को उसके बाद में अखौरा से होते हुए ब्रह्मबारिया की तरफ एडवांस करने का टास्क दिया गया था। हम इस दौरान भी पूरे डिवीजन और ब्रिगेड के एडवांस को लीड कर रहे थे। हमने उससे आगे बढ़ते हुए 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को ब्रह्मबारिया के इलाके में जाके वहां पे कैप्चर किया। दुश्मन ये सोच रहा था कि अटैक किसी और डायरेक्शन से आएगा, बट लेफ्टिनेंट कर्नल वी एन चन्ना की प्लानिंग, ट्रुप्स का मोटिवेशन जो कि उस लड़ाई के दौरान बहुत हाई था। लांस नायक एल्बर्ट इक्का शहीद जैसे सिपाहियों ने इस लड़ाई में ये दिखाया कि एक सैनिक पूरी की पूरी कंपनी को किस तरीके से लड़ाई में जिता सकता है, और यही लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने प्रूव किया। 1971 के युद्ध में पहले दिन से भारतीय शौर्य का परचम लहरा रहा था। ताज्जुब नहीं कि 13 दिनों के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी थी। लेकिन दुश्मन के इलाके में, दुश्मन की जमीन पर लड़ाई आसान नहीं होती है। युद्ध के अंत के दिनों में बोगरा नाम के एक जगह पर नियंत्रण के लिए खूनी संघर्ष शुरू हुआ। दरअसल हिंदुस्तान तेजी से इस युद्ध को अंजाम की तरफ ले जाना चाहता था और पाकिस्तान चाहता था कि जितनी देरी कर सके उतना वो कर पाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव से किसी तरीके से उसकी इज्जत बच जाए। बोगरा एक नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में एक बहुत ही मुख्य टाउन है। बोगरा के अंदर 1500 पाकिस्तानी सिपाही आ चुके थे। सुबह से लेकर और शाम तक हम लोग यहाँ लड़ते रहे। जय मां काली आयोग, ये एक सिर्फ मोटो ही नहीं, एक ऐसा वाक्य है जो लड़ाई के दौरान
हर एक जवान में जोश भर देता है। इसी लड़ाई के लिए हमारे बटालियन के ऑफिसर्स को 3 वीर चक्र, 3 सेना मेडल और 3 मेंशन इन डिस्प्लेस दिया गया है। ये 1971 युद्ध का सबसे खूनी संघर्ष था। पाकिस्तान आर्मी को बड़ा क्लियर आदेश था इस समय, आखिरी गोली आखिरी जवान तक यहाँ लड़ाई लड़ने का उनको आदेश दिया गया था। और साथ ही जो हमारा इंडियन आर्मी का एक ऑर्डर आदेश था, हमें इस एरिया को क्लियर करना था। ये एक लौती लड़ाई थी जो शहर के बीचों बीच बिल्टअप एरिया में लड़ी गई थी। ऑपरेशन किसी भी बिल्टअप एरिया में करते हैं तो जो डिफेंडर है उसे एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उसे 45 पोजीशंस ऑलरेडी मिलते हैं। तो अटैकर के लिए काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर आप डायरेक्ट असॉल्ट नहीं कर सकते हो, उसके अंदर आपकी डायरेक्ट आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती है। अगर आपका हवाई हमला होता है तो उसका भी जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर कम होता है। तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में बोगरा बहुत अहम शहर था। बोगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था और एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र भी। वहां एक बड़ा रेल यार्ड था, एक एयर स्ट्रिप थी और ये ढाका समेत ईस्ट पाकिस्तान के सभी शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान की 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन और 205 इन्फेंट्री ब्रिगेड का टैक्टिकल हेडक्वार्टर बोगरा में ही था। बोगरा एक बहुत ही बड़ा शहर था, बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का शहर था, वो उनका लॉजिस्टिक बेस भी था। और जब तक बोगरा के अंदर 1500 पाकिस्तानी सिपाही आ चुके थे और जो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर ताजुमुद्दीन, वो वहाँ के 205 पाकिस्तान इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे। उन्होंने उसकी डिफेंस का चार्ज ले लिया था। तो क्योंकि ये शहर बिल्टअप एरिया हम इसको कहते हैं। अब तक पाकिस्तान की सेना लगभग हर मोर्चे पर मात खा चुकी थी और हिली से लेकर गोराघाट, जयपुरहाट से लेकर महास्थान तक हर जगह के हारे हुए सैनिक बोगरा पहुंचकर वहां की सुरक्षा को बढ़ा रहे थे ताकि पाकिस्तान अवश्यंभावी हार को कुछ समय तक तो टाल सके। वहाँ पर 511 GR ने लड़ाई लड़ी 1971 में, जो बोगरा का एक टाउन था। बोगरा में एक बहुत अहम लड़ाई लड़ी गई ईस्ट पाकिस्तान में उस समय। बोगरा का जो टाउन है वो एक नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में एक बहुत अहम हिस्सा रखता है। इस महत्व की वजह से पाकिस्तान ने इसे एक बहुत ही अहम तरीके से इसको डिफेंड किया था। एक एक इंच के लिए लड़ाई लड़ी गई। वहाँ कैप्चर किया था, फिर वहाँ पे पाकिस्तान का 2 बटालियन थे वहाँ पे। ये वाला टारगेट एरिया है। इसके बाद 13 दिसंबर को सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने चारों दिशाओं से बोगरा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार बोगरा को हर दिशा से घेरना था और बाकी इलाकों से काटना था। .511 गोरखा राइफल्स को यह जिम्मेदारी दी गई कि बोगरा के बीचों बीच रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और सर्किट हाउस पर नियंत्रण करें। इन तीनों जगहों पर सैनिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। बोगरा जो टाउन है उसको क्लियर करने के लिए हमें आदेश मिला था। बैटल ऑफ बोगरा के लिए कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें कि कंपनी जैसे कि गोराघाट, पीरगंज, सोलाखांडी, महास्थान, इस तरह की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई। और उसके बाद जो बैटल ऑफ बोगरा टाउन लड़ा गया, उसमें हमारी बटालियन ने एक अहम हिस्सा लिया। गोरखा सैनिकों ने रात में ही बोगरा के लिए कूच किया। 20 किलोमीटर के उस दायरे को पार करते हुए 5 बजे सुबह बोगरा शहर के नजदीक सैनिक पहुंच गए। शहर पूरी तरीके से खाली था क्योंकि जो आम लोग थे वो युद्ध की आशंका में वहां से भाग खड़े हुए थे। लेकिन अब हर एक घर का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही थी। यानी कुछ इस तरीके से समझिए कि हर एक कदम पर एक पाकिस्तानी मोर्चा मौजूद था
और आगे बढ़ने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए जरूरी यह था कि वो हर घर से पाकिस्तानी सैनिकों को क्लियर करें और उसके बाद आगे की ओर बढ़ें। कमोवेश उस तरह से जैसे आज एक एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, हाउस इंटरवेंशन किया जाता है, लेकिन उस समय सैनिकों के लिए यह कोई आम ड्रिल, सामान्य ड्रिल नहीं थी। दुश्मन ने शहर को किले में तब्दील कर रखा था। जो पक्के मकान थे उन पर भारी मशीन गन और रिकॉइललेस राइफल तैनात किए गए थे, जो आगे बढ़ने की इंच इंच जमीन को कवर कर रहे थे। ऐसे इलाके पर धावा बोलने से पहले तोपखाने की जरूरत होती है और इसीलिए सुबह 8:30 बजे ऑपरेशन की शुरुआत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने से हुई। लेकिन इन इमारतों को आर्टिलरी फायर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। भारतीय सैनिकों के पास छोटे हथियार थे जैसे ग्रेनेड, 3.5 रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइललेस गन, पर एक ऐसा हथियार था जिसका नाम सुनकर ही पाकिस्तानियों की हालत खराब हो जाती थी, मोलोटोव कॉकटेल। उसमें आग लगा के अगर आप उसको फेंकते हैं तो वो एक फायर बॉल बन जाता है, और जब वो फायर बॉल बन जाता है तो वो एकदम आग पकड़ लेता है। तो मोलोटोव कॉकटेल जो है बिल्टअप एरियाज के अंदर बहुत कारगर साबित होता है। तो जब मोलोटोव कॉकटेल को हम अंदर एक मकान के अंदर और एक कमरे के अंदर फेंकते हैं तो वो एक आग का गोला बन जाता है और पूरे कमरे के अंदर आग लग जाती है। तो उसके अंदर जो भी आदमी है जो लड़ भी रहा है वो मजबूर होके आग के डर से और धुआं के डर से उसको बाहर आना ही पड़ता है। पर इस हथियार के इस्तेमाल के लिए भी तो उस इलाके में घुसना था जो मौत के मुंह में घुसने के समान था। ये सामान्य युद्ध नहीं था, इसमें अपारंपरिक रणनीतियों का इस्तेमाल होना था। एक एक करके सेक्शन ड्रिल के अनुसार हर घर को पाकिस्तानी सैनिकों से खाली करना था। इस ऑपरेशन में बहुत समय लगता, जान के नुकसान की आशंका भी बहुत अधिक थी क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर मौजूद था। भारतीय सैनिक घरों के कुछ ब्लॉक से आगे ही बढ़े थे कि सामने से जबरदस्त फायरिंग आई। ऐसा लग रहा था मानो गोलियों की बरसात हो रही हो। कई सैनिकों को गोलियां लग चुकी थी, लेकिन जिंदगी और मौत के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। गोरखा सैनिकों का हौसला इतना बुलंद था कि सनसनाती गोलियों के बीच बस बढ़ते जा रहे थे। ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल से दुश्मन को ठिकाने लगा रहे थे। जितने भी हमारे सिपाही थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बहुत वीरता दिखाई उन्होंने। कमल राय और मन बहादुर थे, ये एकदम असॉल्ट करते थे। असॉल्ट का मतलब ये है कि घर के अंदर जाके और जो भी घर के अंदर दुश्मन ने वहाँ से छुपा हुआ गोली फायर कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसके लिए बहुत हौसला चाहिए था। ये बहुत समय लेने वाला ऑपरेशन था और खतरनाक भी। हर घर पर मुकाबला करना पड़ रहा था। अफरा तफरी भी थी क्योंकि घर इतने पास पास थे कि सैनिकों की एक टुकड़ी दूसरी टुकड़ी से मिल जा रही थी। दुश्मन अपनी स्थिति का फायदा उठा रहा था, सैनिकों को बेहद नजदीक आने देता और फिर सभी हथियारों से आग उगलता। दोपहर तक भारतीय सैनिक बामुश्किल आधा किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए। शाम 5 बजे तक भी सैनिक रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर ही थे। वहां पर पानी की एक टंकी थी और उस पर भी पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। ऊपर से वो गोलियां बरसा रहे थे। वहां से मूव करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो रहा था सैनिकों के लिए। यह सोचा गया कि अगर उस पोजीशन को पाकिस्तान के नेस्तनाबूद करना है तो दूसरे दिशा से आक्रमण करना होगा, लेकिन दुश्मन को कंफ्यूज रखना भी जरूरी था, उलझाए रखना जरूरी था। तो एक टुकड़ी वहीं पर रुकी, मुकाबला करती रही और दूसरी जो टुकड़ी थी वो दूसरी दिशा से आकर उसने
आक्रमण किया। समय तेजी से बीत रहा था। सैनिकों को यह एहसास था कि अगर अंधेरा हो गया तो ऐसे इलाके में बहुत मुश्किल हो जाएगी। गोरखा सैनिकों ने हिम्मत की एक एक बूंद को निचोड़कर अंतिम प्रहार की शुरुआत की। दुश्मन की हर एक इमारत को खाक में मिलाते हुए, पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए, सीने पर वार सहते हुए जब गोरखा तेजी से आगे बढ़े तो दुश्मन ने भी इतने जोरदार वार की उम्मीद ही नहीं की थी। वो घबरा कर पीछे हटने लगा। ये रणनीति काम आई और अंधेरा होने से ठीक पहले एक प्लाटून ने रेलवे स्टेशन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब हमने शाम के टाइम पर 15 तारीख कोई 6:30 शाम को 15 दिसंबर 6:30 बजे या 7 बजे के करीब जब हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर कब्जा किया, हमें ये पता नहीं लगा जब हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर कब्जा किया कि वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी के जो ट्रुप्स हैं वो किस साइड में विड्रॉ करके गए। बेहद तेजी से रेलवे स्टेशन का डिफेंस ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेशन पर तो कब्जा था, लेकिन दुश्मन इलाके से अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। भारत की तरफ से सरेंडर के शर्तों की घोषणा हर जगह की जा रही थी। रेडियो पर भी यह प्रसारण हुआ था कि जो भी पाकिस्तानी सरेंडर करेगा उसे युद्धबंदी बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, उसकी जान को बख्श दिया जाएगा। बोगरा में जो पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए थे, उन लोगों ने भी इस घोषणा को, इन शर्तों को सुना। भारतीय सैनिक अपनी कार्रवाई में लगे थे जब मुख्य स्टेशन से लगे रेलवे शेड एरिया में एक सफेद झंडा नजर आया और फिर पीछे पीछे हाथ उठाए पाकिस्तानी सैनिक निकलने लगे। एक के बाद एक लंबी कतार लगी रही। 8 अफसर, 6 जेसीओ और 212 पाकिस्तानी सैनिक। हमने 205 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक ब्रिगेड मेजर, 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर, 3 ऑपरेशन, इसके साथ साथ में हमने 80 फील्ड रेजिमेंट के सीओ साहब और इंजीनियर के एक ऑफिसर के साथ साथ में इंजीनियर के 50 लोगों को भी हमने बंधक बनाया, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था। वो खुश थे कि यहाँ लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि उनको पता था कि हम यहाँ जीत नहीं सकते। ये वो पाकिस्तानी सैनिक थे जिनको उनके हुक्मरान ने लगभग मरने के लिए छोड़ दिया था। इन टुकड़ियों ने अलग अलग मोर्चों पर लगातार हार देखी थी और 8 दिसंबर से भागते फिर रहे थे। दरअसल यहाँ तैनाती थी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तजम्मुल हुसैन की। वो आजादी से पहले 1947 में ही सेना में कमीशन हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना में शामिल होने को चुना। 71 की जो लड़ाई हुई है, हालांकि ये अपने GHQ के अंदर उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिली हुई थी, लेकिन ये वॉलंटियर करके ईस्ट पाकिस्तान में हमारे साथ लड़ने के लिए इन्होंने वॉलंटियर किया था। इनको 205 ब्रिगेड की कमांड सितंबर या अक्टूबर के महीने में मिली थी और इन्होंने अपने ब्रिगेड को बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाया, हमारे खिलाफ बहुत अच्छी तरीके से लड़ाया। ये तजम्मुल हुसैन का ही फरमान था कि संसाधन हो या न हो, अंत तक लड़ो। कई सैनिक बीमार थे, जो मर गए थे। उनकी लाशें मलबे के नीचे पड़ी थी, जिन्हें निकालने वाला कोई नहीं था। वहां रहने वाले नागरिक पाकिस्तानी सैनिकों से नफरत करते थे। रेडियो पर सरेंडर वाली खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने कमांडर के निर्देश मानने की जगह आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया। हालांकि सरेंडर के लिए आगे बढ़ते पाकिस्तानियों के बीच 2 भारतीय सैनिक भी नजर आए। लड़ाई इतनी घमसान हुई और हमने उनके ऊपर इतना नुकसान पहुंचाया कि उनके ऑफिसर्स और जो सिपाही थे वो उनके हुक्म को ना मानने में मजबूर हो गए
और उन्होंने उनके हुक्म को ना मानते हुए सरेंडर करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिगेडियर ने जैसे कि उन्होंने कसम खिलाई थी, उन्होंने वो कसम को मानते हुए सरेंडर नहीं किया और उन्होंने नेपाल की तरफ भागने की कोशिश की। उधर ब्रिगेडियर तजम्मुल हुसैन मुक्ति वाहिनी के हत्थे चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से भारतीय सेना ने उसकी जान बचाई। बोगरा की जो सरेंडर सेरेमनी हुई, उसके साथ ही पाकिस्तानी फौज का संपूर्ण समर्पण समाप्त हुआ। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।